वेलकम बैक माई चैनल। एंड आज की जो वीडियो है जिसमें आज मैं पढ़ने वाली हूँ और पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये जो मॉडर्न इंडिया है, मतलब आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम है उसका ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 2 आप बोलो इसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्योंकि हम देखने वाले हैं कि कैसे मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जब से होती है, जब इंडिया में यूरोपियंस आते हैं, कैसे यूरोपियंस में सबसे पावरफुल ब्रिटिशर्स रहते हैं, कैसे वो हमारे ऊपर कब्ज़ा करते हैं, कंट्रोल जमाते हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे बैटल ऑफ प्लासी वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, वेयर जो ब्रिटिशर्स थे दे गॉट द राइट, दीवानी राइट्स उनको मिल गए थे। दे गॉट द राइट्स ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल and much more. And if you talk about this chapter is all about कि कैसे यूरोपियंस, बेसिकली हम बात करेंगे पोर्तुगीज़ की, हम बात करेंगे डच की, डैनिश की, ब्रिटिशर्स की। मेन जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, एंड ऑब्वियसली फ्रेंच। देन हम एंग्लो वॉर्स भी पढ़ेंगे, जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। ये वॉर्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं या इनको क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि कुछ वॉर्स में ऐसी हैं जो कि इंडिया पे रियली इम्पैक्ट डालती हैं, और कुछ नहीं, सारी ही वॉर्स इसलिए हैं इसलिए जो कि हमारे इंडिया में इम्पैक्ट डाल रही हैं, जिसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, फिर इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। उस शाम की बात जब ब्रिटिशर्स हमारे से लड़ रहे थे, और एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये 1757 और एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कैसे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, कैसे उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया। तो चैप्टर नंबर 3, थ्रू वी टॉक ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ कॉन्टिन्यूटी। हिस्ट्री कभी भी ख़त्म नहीं होती, हिस्ट्री कॉन्टीन्यूस है। कैसे कॉन्टीन्यूस है? क्योंकि हम पास्ट की इवेंट्स को पढ़ रहे हैं, और पास्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी पास्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि पास्ट जब कोई पर्सन प्रेजेंट में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पास्ट होगा। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर पता नहीं फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना, बट पास्ट कॉन्टीन्यूस है। तो इसलिए हिस्ट्री भी एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट, एक कंटिन्यूस सब्जेक्ट है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्टिंग्विश क्लियरली व्हेन वन पीरियड एंड्स एंड अनदर बिगिंस। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि कभी भी ये पता होना कि कब एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है और कब वो पीरियड एंड हो रहा है, ये नहीं पता होता। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टोन एज की बता देती हूँ। तो जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो हम जो पीरियड होता है ना स्टोन एज का, वो अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं, बिकॉज डिफरेंट हिस्टोरियंस जिन्होंने इसे पढ़ा उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये जो उन्हें खुद भी नहीं पता कि स्टोन एज जो है वो कितने टाइम से कितने टाइम तक था। इसलिए डिफरेंट बुक्स में हम अलग अलग डेट्स पाते हैं हिस्ट्री की। तो हम ये कह सकते हैं कि खुद को भी नहीं पता कि हिस्ट्री में कब एक पीरियड एंड हो रहा है, कब एक अनदर शुरू हो रहा है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की पहला चैप्टर जो है ना, पहली यूनिट वो सोर्सेज है, उसे हम कभी और देखेंगे। अभी हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देख रहे हैं। तो हिस्ट्री अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो वो शुरू होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से, कि जब यूरोपियंस भारत में आना शुरू करते हैं, और इसके लिए हमें मेडिवल पीरियड में ही जाना पड़ता है। क्योंकि आप भी देखेंगे कि जब हम बहुत सारे यूरोपियंस की बात करेंगे ना, तो वो 15th सेंचुरी के दौरान होती है। 15th सेंचुरी में मुगल्स थे, तो मुगल्स किसका पार्ट है? मेडिवल पीरियड का पार्ट है। तो हमें 15th सेंचुरी में जाना पड़ता है, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। बट अगर हम एट द सेम टाइम देखें तो ये मॉडर्न इंडिया की भी शुरुआत है ना। तो जब से यूरोपियंस आ रहे हैं, जब से ही मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई, और जब से ही मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई वो टाइम जब का था जब मेडिवल पीरियड था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश करना, उनको डिवाइड करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना इज़ नॉट पॉसिबल।
In the 15th century itself, India to a time even before the Mughals come and establish their empire. और जो सबसे पहले यूरोपियंस जो भारत में आएंगे, जो इंडिया में आएंगे, वो पोर्तुगीज़ होंगे. और वो तो उस समय आएंगे जब मुगल्स का नामो निशान ही नहीं था. मुगल्स जब आएंगे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करेंगे, उससे कई साल पहले ही कुछ यूरोपियंस इंडिया में आ चुके होंगे, जिसमें हम सबसे पहले वास्को डी गामा की बात करेंगे. अब आगे देखते हैं. The Portuguese in India, the quest and the discovery of a sea route to India. तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर था उसका डिक्लाइन हो जाता है. रोमन एम्पायर क्या था? बेसिकली एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था. 7th सेंचुरी में इसका एंड हो जाता है. और जब इसका एंड हो जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ डिवाइडेड हो जाती हैं. अरब्स ने अपना डोमिनेंस इजिप्ट में बना लिया था और पर्शिया में बना लिया था. और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडिया डिक्लाइन, एंड विद दैट ईजी एक्सेसिबिलिटी टू द इंडियन कमोडिटीज़ लाइक स्पाइसेस, कैलिसीज, सिल्क एंड वेरियस प्रीशियस स्टोन्स दैट वर ग्रेटली इन डिमांड वॉज इफेक्टेड. तो क्या बता रहा है? अगर हम इन 4 लाइन्स को ही देखें, सबसे पहले ये जो 4 लाइन्स की बात करें तो ये कह रहा है कि 7th सेंचुरी में क्या होता है, बेसिकली रोमन एम्पायर का एंड हो जाता है. और जब रोमन एम्पायर का एंड होता है तो अरब्स, उस समय पे रोमन एम्पायर का एंड हुआ और साथ ही साथ अरब्स ने अपना क्या किया, डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया था इजिप्ट और पर्शिया के साइड पे. और इसके वजह से यूरोपियंस और इंडिया के बीच का जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो डिसरप्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो अधिकतर ट्रेड हो रही थी इंडिया और यूरोप के बीच में वो इजिप्ट एंड पर्शिया के थ्रू हो रही थी. और इजिप्ट में जब 1453 में ऑटोमन तुर्क्स अपना डोमिनेंस बना लेंगे तो वो ट्रेड नहीं होने देंगे. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब इन्होंने डोमिनेंस अपना बनाया तो इसकी वजह से जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था यूरोपियंस और इंडियंस का वो डिसरप्ट हुआ. सो उसके बाद 1453 में बेसिकली क्या होता है, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन तुर्क्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और हुवर इन द एसिडेंट, और वो इसको पूरा कंट्रोल में कर लेते हैं. और मकैंडीज़ फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट्स थ्रू अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट. अब मकैंडीज़ का मतलब है जो भी गुड्स वगैरह यहाँ होते थे वो इंडिया से यूरोप जाते थे, यूरोप के मार्केट में जाते थे अरब के मुस्लिम इंटरमीडियरीज़ के बीच में. इंटरमीडियरीज़ मतलब जो बीच के लोग होते हैं ना, मिडल मैन्स टाइप वो. द रेड सी ट्रेड रूट वॉज अ स्टेट मोनोपोली from which Islamic rulers earned tremendous revenues. तो बता रहे हैं कि भाई 1453 में क्या होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन तुर्क्स के हाथ में पड़ जाता है. और जब वो ऑटोमन तुर्क्स के हाथ में पड़ जाता है तो जो गुड्स होते थे जो इंडिया से यूरोपियन मार्केट्स जाते थे वो क्या होते थे, अरब के मिडल मैन होते थे ना वो पहुँचाते थे. और जब रेड सी की मोनोपोली थी, द रेड सी ट्रेड रूट वॉज अ स्टेट मोनोपोली, जिसमें से जो इस्लामिक रूलर्स थे अब उनको बहुत ज़्यादा, अब देखो आप खुद सोचो, इंडिया से और यूरोप ट्रेड रूट हो रहा है और बीच में ऑटोमन तुर्क्स ने जो रेड सी वाला पार्ट है उसे कैप्चर कर लिया. ऑटोमन तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि अर्लियर रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी उसे कैप्चर कर लिया है. अब जब उसे कैप्चर कर लिया है, उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली जो भी गुड्स इंडिया से यूरोप या यूरोप से इंडिया आ रहे हैं उन पर टैक्सेस लगा रहे हैं. अब होता क्या है कि क्यों लगा रहे थे, क्योंकि इसमें इस्लामिक रूलर्स की स्टेट मोनोपोली थी और इससे वो लोग बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे और रेवेन्यू पाते थे. ये तो हो गई सी रूट की बात जो रेड सी थी. अब जो लैंड रूट थी इंडिया की वो भी अरब्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी. अब जब ये था कि भाई सी रूट में ऑटोमन तुर्क्स का पहले ही कंट्रोल आ गया है, लैंड रूट भी यही कंट्रोल कर रहे हैं. देखो लैंड रूट्स टू इंडिया वर ऑल्सो कंट्रोल बाय द अरब्स. तो इस सर्कमस्टेंसेस में यूरोपियंस वो वेरी कीन कि वो एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया तक जान पाएँ, ताकि इससे क्या होगा, अगर डायरेक्ट सी रूट जान लेंगे तो उनको क्या होगा, उनको इस्लामिक रूलर्स को रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, और रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा तो उनको जो बचत होगी, उनकी जो सेविंग्स होगी वो उसको और गुड्स को ख़रीदने के लिए ले सकते हैं. तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए. 15th सेंचुरी यूरोप वॉज ग्रिपल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस. रेनेसेंस का मतलब है एक तरीके से रिवॉल्यूशन आप कह सकते हो, या कह सकते हो एक न्यू स्पिरिट का जन्म होना, एक नया, एक तरीके से आप कह सकते हो पुनर्जन्म बोलते हो उसे, रेनेसेंस को पुनर्जन्म होना. यूरोप का पुनर्जन्म था 15th सेंचुरी.
विथ इट्स कॉल फॉर एक्सप्लोरेशन। अब वो एक्सप्लोर करने लगे थे यूरोपियंस, अब एक्सप्लोर करने लगे थे, नए नए मार्केट्स सर्च करने लगे थे। और इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। और जब इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग इंडिया में भी ट्रेड करना चाहेंगे और फिर वो इंडिया के साथ ट्रेड करने लगते हैं। एट द सेम टाइम यूरोप made great advances in the art of shipbuilding and navigation. Hence, there were eagerness all over Europe for adventure sea voyages to reach the unknown corners of the East. अब क्योंकि एक स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस थी, एक्सप्लोरेशन की चाह थी, एडवेंचर करने की चाह थी, और उसी समय इन लोगों ने अपने रेनेसेंस के दौरान ही इन्होंने शिप बिल्डिंग भी सीख ली थी। अब जब शिप बिल्डिंग और नेविगेशन इन लोगों ने सीख ली थी तो दे वर वेरी ईगर टू फॉर एडवेंचरस सी वोयाजेस मतलब लॉन्ग जर्नी करना चाहते थे और एक्सप्लोर करना चाहते थे इन द कॉर्नर ऑफ द ईस्ट, कि ईस्ट के साइड में कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं, उनसे किस तरीके से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया जा सकता है। The economic development of many regions of Europe was also progressing rapidly with the expansion of land under cultivation and introduction of an improved plough, scientific crop management such as crop rotation and increased supply of meat. Prosperity also grew and with its demand for oriental luxury goods also increased. तो क्या कह रहा है कि भाई स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस चल ही रहा था, शिप बिल्डिंग ये सीख चुके थे, शिप बिल्डिंग तो नेविगेशन मतलब डायरेक्शन फाइंडिंग इनको आ चुका था, इनको पता चल गया था ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अब जब इन्हें ये पता चल गया था तो ये बहुत ईगर थे कि ईस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में क्या कौन सी जगहें लोकेटेड हैं, उनको देख के आते हैं। उसी समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी यूरोप बहुत ग्रो कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैंड थी कल्टीवेशन पे वो भी एक्सपेंड हो गई थी, उसके साथ साथ इनको नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई थी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया, इन्होंने इम्प्रूव्ड प्लो सिस्टम को भी ड्राइव कर लिया था, इनको क्रॉप रोटेशन भी करना आता था। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और पता कर ली थी कि पहले ये लोग मीट सूखा खाते थे और अब इन्हें पता चल गया था कि भाई स्पाइसेस जो कि इंडिया में मिलते हैं उन स्पाइसेस की मदद से हम मीट को और टेस्टी बना सकते हैं, उसके साथ साथ उसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्पाइसेस के साथ साथ एक और चीज़ की डिमांड बढ़ी, दैट वाज ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ी। मतलब आप कह सकते हो रिच टाइप ऑफ गुड्स जो होते हैं ना, अमीरों वाले गुड्स, वो इन्हें पसंद आने लगी और इसकी डिमांड यूरोप में बढ़ने लगी। वेनिस एंड जिनुआ which had earlier prospered through the trade in the oriental goods were too small to take on the mighty Turks or to take up major exploration on their own. तो पहले जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की जो डिमांड थी वो कौन फुलफिल कर रहा था? वेनिस और जिनुआ फुलफिल कर रहे थे। ये छोटे से टाउन है इटली में। अब ये छोटे टाउन इतने पावरफुल नहीं थे कि ये ऑटोमन तुर्क्स जिन्होंने अपना पूरा कंट्रोल लैंड रूट में भी और सी रूट में भी बना लिया है, उन्हें ये काउंटर कर पाए, इतने पावरफुल नहीं थे ये। The North Europeans were ready to aid Portugal and Spain with money and men, even as the Genoese were ready to provide ship and technical knowledge. It is also to be noted that Portuguese had assumed the leadership in Christendoms. Basically क्या बता रहे हैं कि ये जो नॉर्थ में ये जो टाउन थे वेनिस और जिनुआ, इनको पता चल गया था कि भाई लग्जरी गुड्स से बहुत पैसा मिलता है, पर ये ऑटोमन तुर्क्स को अकेले काउंटर नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने पैसा, आदमी और उसके साथ साथ हेल्प करने के लिए भी तैयार थे। किसको? पोर्तुगीज़ और स्पेन को, पोर्तुगल और स्पेन को, क्योंकि यही दो कंट्रीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा ईगर थी ट्रैवल करने के लिए। ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ईगर थी इंडिया तक एक डायरेक्ट सी रूट खोजने के लिए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेडी थे। और इनको इवन जिनोसिस मतलब ये जिनुआ वाले जो लोग थे, ये लोग रेडी थे इनको क्या सिखाने के लिए? इनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए और टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कि शिप कैसे बनाई जाए, टेक्निकल नॉलेज इनको प्रोवाइड कर दिया ये सब। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट पोर्टुगल हैड अज्यूम्ड द लीडरशिप इन क्रिश्चियनडम्स resistance to Islam, even as it had taken on itself the spirit of exploration had characterized the Genoa. इस लाइन को मैं देखूंगी अभी, मुझे लग रहा है कि ये बोल रहा है कि इस्लाम का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व था उसे काउंटर करने के लिए और क्रिश्चियनिटी को भी एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए भी जिनुआ ने बहुत ज़्यादा काम किया था।
अब अभी तक जो हमने पढ़ा है, लेट जस्ट वंस रिवाइज, ताकि हम आगे बढ़ पाओ और हमें सारी चीज़ें याद हो। हम भले ही कम पेजेस करें, हम 5-6 पेजेस एक वीडियो में कंप्लीट करें, बट हमें वो अच्छे से आना चाहिए। तो रिवीजन इज़ द की। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और इसमें हमें बताया हुआ है कि अगर हम मॉडर्न मेडिवल या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री कंटिन्यूस है, चेंज नहीं होती, चेंज होती है लाइक अगर फ्यूचर में चेंज हो सकती है। जैसे बैटल ऑफ प्लासी जो था वो चेंज नहीं होगी, पर उससे फ्यूचर रिजल्ट चेंज हो जाता अगर वो उस बैटल को हार जाते। बट फ्यूचर भी हमें पता है क्योंकि पास्ट की इवेंट्स का रिजल्ट हमें पता है। अब आगे क्या होगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी, क्या नहीं होगी, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता। पर पास्ट में जो इवेंट्स हो रखे हैं उनका रिजल्ट क्या है ये हमें पता है। हमें पता है बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट क्या था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट क्या था, हमें पता है कि मराठास का डिक्लाइन कैसे हुआ, हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पास्ट की इवेंट्स की पता है। पर हिस्ट्री कंटिन्यूस है क्योंकि प्रेजेंट जैसे जैसे प्रेजेंट होता है वैसे वैसे चीज़ें पास्ट में जाती हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता, पर पास्ट के बारे में हमें पता। और हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ पास्ट, तो पास्ट के बारे में हमें पता है। ऑल्सो इसमें हमें यह भी बताया हुआ है कि हिस्ट्री में पीरियड्स को डिस्टिंक्ट या डिवाइड करना इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के टाइम पीरियड में कंटेम्प्रेरी थे, दे वर ऑन गोइंग। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है तो वो कंटिन्यूसली चल रही है और इसमें हम हिस्ट्री को डिस्टिंक्ट या डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें बताया हुआ है कि 15th सेंचुरी में जब यूरोपियंस का एडवेंट हुआ था उस समय पे मुगल्स का भी राज चल रहा था। और इवन कुछ यूरोपियंस तो ऐसे थे जो उस टाइम पे इंडिया में आ चुके थे जब मुगल्स एक्चुअली में एस्टेब्लिश्ड भी नहीं हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है और इसमें पीरियड्स को डिवाइड या डिस्टिंक्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 15th सेंचुरी से हो जाती है जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या यूरोपियंस का अराइवल हो जाता है। पर उस समय पे मेडिवल इंडिया भी ऑन गोइंग थी, मेडिवल हिस्ट्री भी ऑन गोइंग थी। क्यों? क्योंकि उसी समय मुगल्स आए थे और मेडिवल हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन ट्रैवलिंग, विजयनगर एम्पायर, मुगल्स एंड मच मोर। तो अभी हमें सिर्फ पढ़ना है मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया में हमें 5 कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में नहीं, सिर्फ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमें 5 कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है जिसमें से एक कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी और फिर मॉडर्न इंडिया पूरे उसके इर्द गिर्द घूमेगी जो कि है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पर अभी सबसे पहला टॉपिक हमारा पोर्तुगीज़ है। तो हमने सबसे पहले पोर्तुगीज़ को देखा कि 7th सेंचुरी में क्या होता है, बेसिकली रोमन एम्पायर जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, यूरोप का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, वो एंड हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है। अब जब 7th सेंचुरी में ये डिक्लाइन हो रहा होता है उसी समय पे अरब्स ने इजिप्ट और पर्शिया पे अपना डोमिनेंस बना लिया था और उन्होंने क्या करा था, इसके वजह से क्या हुआ था, जब अरब्स ने अपना डोमिनेंस बना लिया इजिप्ट और पर्शिया में तो इसके वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट इंडिया और यूरोप के बीच में था वो डिसरप्ट हो गया था और इसके वजह से जो गुड्स इजीली एक्सेसिबल होते थे पहले वो एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे थे। 1453 में जो अरब्स थे उन्होंने रेड सी वाला जो सी रूट था उसे पूरा घेर लिया था और रेड सी वाला सी रूट को पूरा घेर लिया था क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल थी उसको इन्होंने घेर लिया था। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि कॉन्स्टेंटिनोपल पहले रोमन एम्पायर की कैपिटल थी तो वो उसमें यूरोपियंस का वर्चस्व होना चाहिए था, बट बाद में अरब्स ने इसको कैप्चर कर लिया था और अरब्स 1453 में ऑटोमन तुर्क्स का डोमिनेंस था वहाँ पे। तो रेड सी वाला जो एरिया था जहाँ पे पहले ट्रेड रूट होता था उसको तो पूरा कैप्चर कर ही लिया था इन लोगों ने, अरब्स ने, और उसके साथ साथ लैंड रूट्स भी अरब से कंट्रोल कर रहे थे। तो अब जो यूरोपियंस थे दे वर वेरी कीन कि वो एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया तक खोजें क्योंकि इंडिया एक गोल्डन स्पैरो थी। इंडिया में बहुत सारे गुड्स थे जो कि यूरोपियंस के लिए ज़रूरतमंद थे, जैसे स्पाइसेस। ब्लैक पेपर वाज द प्रोमिनेंट स्पाइस जो उनको चाहिए था क्योंकि ब्लैक पेपर मीट के प्रिजर्वेशन में काम आता है और इसके लिए उन्हें इंडिया के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना था। 15th सेंचुरी में जब मॉडर्न इंडिया में अराइवल होगा यूरोपियंस का, उससे पहले की थोड़ी सी बात है या उसी समय की बात है कि यूरोप में उस समय पे स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस चल रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसेंस? रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो उस समय यूरोप में पुनर्जन्म हो रहा था या हम कह सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी, एकदम बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूरोप में आने लगी थी। जब
उनके अंदर स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस थी, पुनर्जन्म हो रहा था उन लोगों का। तो उस समय पे ये लोग एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे और उसी समय पे यूरोपियंस ने शिप बिल्डिंग में एडवांसमेंट पा ली थी। यूरोपियंस शिप बिल्डिंग और नेविगेशन कर पा रहे थे और इसलिए वो बहुत ईगर थे कि वो ईस्ट साइड में रहने वाली कंट्रीज़ का लंबा एक सी वोयाज करें और डायरेक्ट ट्रेड रूट को भी ढूंढें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसी समय 15th सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यूरोप में अच्छा खासा हो रहा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों को क्रॉप के लिए साइंटिफिक और एडवांस टेक्नोलॉजी पता चल गई थी। इन लोगों को लैंड को कैसे एक्सपेंड करना है कल्टीवेशन के अंदर, कैसे लैंड को इस तरीके से यूज़ करना है कि उसमें डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाए, वो करना आ गया था क्योंकि ये लोग क्रॉप रोटेशन जान चुके थे अब तक। एंड इन्होंने जो मीट का सप्लाई था उसको भी इंक्रीज़ कर लिया था। अब मीट का सप्लाई जब इन लोगों ने इंक्रीज़ कर लिया था तो इसको प्रिजर्व करने के लिए इनको स्पाइसेस की ज़रूरत थी और स्पाइसेस इंडिया में ही मिलते हैं। हमें स्पाइस किंग भी बोला जाता था क्योंकि हमारे पास बहुत स्पाइसेस थे और अभी भी हैं। प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो ग्रो विद द डिमांड ऑफ ओरिएंटल लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड्स भी इन्हें चाहिए थे क्योंकि भाई जब पुनर्जन्म हुआ, जब कोई पर्सन के पास पैसा आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। वैसे ही जब यूरोपियंस के पास पैसा आने लगा पुनर्जन्म के बाद उनके, तो रेनेसेंस के बाद, ये रिवॉल्यूशन पीरियड आप मान सकते हो इसे, तो उसके बाद अब वो चाहते थे कि उन लोगों को लग्जरी गुड्स की उनकी डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी थी और लग्जरी गुड्स को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड जो यूरोप में करवाते थे वो 2 टाउन थे इटली के, दैट वाज जेनुआ एंड वेनिस। ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थे क्योंकि इन्होंने लग्जरी गुड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरे यूरोप में पहुंचाया था। बट जब ऑटोमन तुर्क्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया था तो ये ऑटोमन तुर्क्स के सामने तो छोटे से टाउन ही थे ना, क्योंकि थे क्या, ये बेसिकली इटली के छोटे से टाउन थे, एक देश के छोटे से टाउन। तो अब जब ये इतने छोटे से एक छोटे से टाउन थे तो इतने पावरफुल तो नहीं थे ना, भले कितने भी पैसेदार हों। अब जैसे मुंबई है, मुंबई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दिल्ली है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट क्या वो इतनी पावरफुल है कि वो यूएसए को काउंटर कर सकती है? तो ये बात नहीं है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो इसीलिए भले ही ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे बट दे वर नॉट दैट गुड कि वो ऑटोमन तुर्क्स को, जो कि बहुत ही बड़ा एम्पायर था, उसको काउंटर कर पाएँ। अब जब इन्हें वेनिस और जेनुआ को ये पता चल गया था कि हम ऑटोमन तुर्क्स को काउंटर नहीं कर सकते और इन्हें ये भी पता चल गया था कि भाई ओरिएंटल लग्जरी गुड्स को बेचने में यूरोप में बहुत पैसा मिलता है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा 2 कंट्रीज से, पोर्तुगल और स्पेन, इन्होंने 2 कंट्रीज से कहा कि हम भाई तुम्हें पैसा प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें शिप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें पैसा और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तुम हमारे लिए क्या करो, तुम हमारे लिए इंडिया का डायरेक्ट सी रूट ढूंढो, हम तुम्हें शिप टेक्नोलॉजी भी सिखाएंगे, हम तुम्हें टेक्निकल नॉलेज भी देंगे। तुम्हारा काम यही है कि तुम बस इंडिया तक का डायरेक्ट सी रूट हमें खोज के दे दो। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी, आई होप। Historians have observed that the idea of finding an ocean route to India had become an obsession for Prince Henry of Portugal. He was nicknamed the Navigator. Also, he was keen to find a way to circumvent the Muslim domination of the Eastern Mediterranean and all the routes that connected India to Europe. तो अब यहाँ पे पोर्तुगीज़ की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पे हमें पहले हमें बता हुआ कि भाई कैसे रेनेसेंस वगैरह का बात थी। अब यहाँ पे हमें बेसिकली हमें यहाँ पे पोर्तुगीज़ की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें हमें बताया हुआ है कि हिस्टोरियंस ने ऑब्जर्व किया था कि जब वेनिस और जेनुआ ने ये बात कही तो पोर्तुगल के एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। ये इतने कीन थे, इतने पागल हो चुके थे, इनका एक ऑब्सेशन बन गया था इंडिया की डायरेक्ट सी रूट को ढूंढने के लिए। इन प्रिंस हेनरी को ही एक निकनेम भी दिया गया, दैट इज़ नेविगेटर। क्यों नेविगेटर क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीन थे इंडिया के डायरेक्ट सी रूट को खोजने के लिए। ऑल्सो मुस्लिम डोमिनेंस जो मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द हो गया था उसे हटाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कीन थी। पोप निकोलस V
gave Prince Henry an bull in 1454, conferring on him the right to navigate the sea to distant shores of the Orient, more specifically as far as India, in an attempt to fight Islamic influence and spread the Christian faith. However, Henry died before his dream became a reality. तो क्या बताया है कि भाई पोर्तुगल में सबसे पहले एक राजा रहा जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। अब जो ये प्रिंस हेनरी था, इसके लिए इंडिया को खोजना एक ऑब्सेशन बन गया था और इसलिए इसको एक निकनेम भी दिया गया था, नेविगेटर। अब ये चाहता था कि इंडिया का डायरेक्ट सी रूट ढूंढे यूरोप से। ऑल्सो ये चाहता था कि मेडिटेरियन सी में जो ऑटोमन तुर्क्स ने या अरब्स ने या मुस्लिम्स ने अपना पूरा डोमिनेंस बना लिया है, उसको भी ये काउंटर करना चाहता था। और इसको ये टाइटल या इसको ये हक किसने दिया? तो बेसिकली पोप निकोलस फिफ्थ थे, जिन्होंने क्या किया था, इसे 1454 में एक बुल दी थी और इसे ये हक दिया था कि ये बहुत ही लंबी वोयाज कर सकता है और क्या कर सकता है, इस्लामिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट ये जाएगा और डिस्टेंट शोर्स तक, डिफरेंट शोर्स तक, बहुत ही दूर तक जाएगा, फॉर ऑफ द ओरिएंट, बहुत दूर जा सकता है। और स्पेसिफिकली इंडिया की बात इनको कही और मोर स्पेसिफिकली इसको इस्लामिक डोमिनेंस को काउंटर करना है और क्रिश्चियन की फेथ को बढ़ावा देना है। बट हाउएवर ये अपना ड्रीम पूरा कर पाता, उससे पहले ये मर चुका था। 1497 में अंडर द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, जो कि 1494 में हुई, जो रूलर थे पोर्तुगल के और स्पेन ने, उन्होंने डिवाइड कर लिया था वर्ल्ड को, जिसमें जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसको इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर लिया था इन द अटलांटिक, सम 1300 माइल्स वेस्ट ऑफ द केप वर्डे आइलैंड्स। इस ट्रीटी के अंदर जो पोर्तुगीज़ थे उन्हें ईस्ट वाला एरिया दे दिया गया था और स्पेन वालों को वेस्ट वाला एरिया दे दिया गया था। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी गई थी अटलांटिक ओशन में, और अटलांटिक ओशन के ईस्ट वाला एरिया पोर्तुगीज़ को और वेस्ट वाला एरिया स्पेन को दे दिया गया था। The situation was thus prepared for the Portuguese incursions into the waters around India. तो अब जब ये कर दिया गया तो पोर्तुगीज़ का इंकर्शन इंडिया के वाटर लाइन पे होना पॉसिबिलिटी नहीं थी, चांसेस नहीं थी। यही था कि अब पोर्तुगीज़ इंडिया के वाटर लाइन्स के पास इन्वेड करने लगे थे। अभी तक उनको इंडिया का डायरेक्ट रूट नहीं मिल पाया, बट वो इन्वेड करने लगे थे। और बेसिकली इन लोगों का काम ही क्या था, इन लोगों को करना क्या था, इनको डायरेक्ट सी रूट ही ढूंढना था इंडिया का, तो वो अब ये करने लगे थे। It was in 1487 that the Portuguese navigator Bartolomeu Dias rounded the Cape of Good Hope in Africa and sailed up the eastern coast. He was well convinced that a long sought after the sea route to India had been found, but it was only 10 years later that an expedition of Portuguese ships set out for India and arrived in India in slightly less than 11 months time in May 1498. अब क्या हो रहा है? पहले प्रिंस हेनरी की बात हमने पढ़ ली। प्रिंस हेनरी के बाद हमने देखा कि 1494 में एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास होती है, जिसमें अटलांटिक सी में एक इमेजिनरी लाइन बांटती जाती है, जिसमें पोर्तुगीज़ को ईस्ट वाला एरिया और स्पेन को वेस्ट वाला एरिया दे दिया जाता है। और पोर्तुगीज़ का काम क्या था कि वो इंडिया की ट्रेड रूट को ढूंढें। अब पोर्तुगीज़ जब ये काम कर रहे थे तो पोर्तुगल का ही एक बंदा था जिसका नाम था बार्थोलोमेउ डियास। ये निकलता है पोर्तुगल से ये निकलता है। पोर्तुगल से निकलने के बाद ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में पहुंचता है और सेल्ड अप द ईस्टर्न कोस्ट को ये पूरा घेरता है। और उसको ये कन्विंस हो गया था ये कि इसने सी रूट खोज लिया है इंडिया का। बट 10 साल बाद जब एक एक्सपीडिशन जाता है तो ये पता चलता है कि नहीं भाई, बार्थोलोमेउ डियास ने नहीं ढूंढा, क्योंकि केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गया था, बट केप ऑफ गुड होप से आगे नहीं पहुंच पाया था। और केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है और अफ्रीका से इंडिया ऊपर जाके इंडिया है। जैसे ये अफ्रीका है, लेट मी मेक द मैप, ये अफ्रीका है और इधर कुछ जाके इंडिया ये रहा। तो ये यहाँ पे नहीं केप ऑफ गुड होप है। अब ये यहाँ तक तो आ चुका था, बट इससे आगे यहाँ नहीं आ पाया था, पर इसको लगा था कि ये इंडिया आ चुका है। अब फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, अब यहाँ पे
मेन मुद्दा शुरू होता है। अभी तक तो हमने सिर्फ 3 डेट्स देखी हैं। आई होप आपको पता होगी कि 1454 में पोप निकोलस फिफ्थ ने हेनरी को नया टाइटल दिया था, 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास हुई और 1487 में बार्थोलोम्यू डियास का आया। अब फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, वास्को डे गामा, arrival of 3 ships under Vasco da Gama led by Gujarati pilot named Abdul Mazid at Calicut in May 1498 profoundly affected the course of Indian history। अब क्या होता है, बार्थोलोम्यू डियास केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया पर इंडिया नहीं पहुंच पाया। पर 1498 में एक और महाशय निकलते हैं पोर्तुगीज़ से इंडिया को खोजने के लिए और जिनका नाम था वास्को डे गामा। अब जो ये वास्को डे गामा थे, ये निकलते हैं 1498 में, ये भारत पहुंच जाते हैं। अब भारत पहुंचते हैं, भारत पहुंचने में इनकी मदद करता है कैलीकट का, इनको मदद करता है गुजराती मर्चेंट जिसका नाम था अब्दुल मजीद, और ये इनको कहाँ तक ले आता है, इंडिया के कैलीकट रीजन में ले आता है, जो कि प्रेजेंट डे, अगर हम बात करें प्रेजेंट डे हमारा आप कह सकते हो केरला वाला इलाका है मेरे ख्याल से। अब वहाँ पे कैलीकट जब पहुँचते हैं, कैलीकट के जो रूलर थे उनका नाम था, उनको एक टाइटल था बेसिकली, जैसे हैदराबाद का जो रूलर था उसको निज़ाम कहा जाता था, वैसे कैलीकट के रूलर को समूथरी कहा जाता था। However had no apprehensions as to the Europeans' intention। जब ये आते हैं वास्को डे गामा, इनको वेलकम किया जाता है क्योंकि भाई अंग्रेज आया है, अंग्रेज़ों को तो आज भी वेलकम किया जाता है। बट जो समुद्री थे उनको ये नहीं पता था कि ये किस इंटेंशन से इंडिया आया है। ये इंडिया आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं, बहुत लार्ज लेवल पे ट्रेड करने के लिए आए थे। एज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम वाज ड्यू टू कैलीकट्स पोजीशन एज एन इंटरप्ट, ही रिकॉर्डेड अ फ्रेंडली रिसेप्शन टू वास्को डे गामा। वही बात, इन्होंने एक रिसेप्शन मतलब वेलकम किया वास्को डे गामा को। द अरब ट्रेडर्स हु हैड अ गुड बिजनेस ऑन द मालाबार कोस्ट वर एप्रीहेंसिव, वर नॉट कीन ऑन द पोर्तुगीज गेटिंग अ होल्ड देयर। अब मालाबार कोस्ट पे बेसिकली अरब्स का ट्रेड था। अब अरब्स ये चाहते नहीं थे कि पोर्तुगीज़ इंडिया में आ जाएं और इंडिया में वो मालाबार कोस्ट में ट्रेड करना शुरू कर दें। For centuries, the trading system in the Indian Ocean had numerous participants। तो बहुत सेंचुरी तक जो इंडियन ओशन था उसमें न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स थे जो कि ट्रेड करते थे। इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन्स फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, Chinese, Javanese, among others, but these participants had acted according to some tacit rules of the conduct, and none had sought overwhelming dominance, though all were in it for profit. The Portuguese changed that. They wanted to monopolize the hugely profit eastern trade by excluding competitors, especially the Arabs. अब क्या बता रहा है कि इंडियन ओशियन में बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो ट्रेड करते थे, जैसे इंडियंस और अरब और अफ्रीकन्स ईस्टर्न कोस्ट थे, चाइनीज़ और जेवनीज़ ये लोग भी ट्रेड करते थे, बट ये लोग एक रूल को फॉलो करते थे। ये रूल कुछ एक रूल को नहीं, कुछ सेट ऑफ रूल्स थे। बेसिकली उन रूल्स को फॉलो करके, या आप कह सकते हो मोरल रूल्स, कि भाई हम ट्रेड कर रहे हैं, भाई चारों पाँचों भाई मिल के ट्रेड करेंगे, ठीक है। भले ही ये पाँचों के पाँचों प्रॉफिट के लिए थे, इंडियन ओशियन में ट्रेड कर रहे थे प्रॉफिट के लिए, पर ये कुछ रूल्स को मान के चलते थे। पर जब पोर्तुगीज़ आए तो उन्होंने ये सोच रखा था कि वो इस पूरे इंडियन ओशियन में मोनोपोलाइज कर लेंगे। मोनोपोलाइज का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन ओशन में अब पोर्तुगीज़ ट्रेड करेंगे। ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ पोर्तुगीज़ ही इंडिया में ट्रेड करें। अब जब वो ये चाहते थे, और स्पेशली ये चाहते थे कि अरब्स को यहाँ से निकाल दिया जाए। अरब्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अरब्स को वो हटाना चाहते थे। Vasco da Gama stayed in India for 3 months. Then he returned to Portugal. He carried back with him a rich cargo and sold the merchandise in the European market at a huge profit. बेसिकली ये ब्लैक पेपर लेके गए थे अपने साथ, और ब्लैक पेपर लेके इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला था, 60 टाइम्स इनको प्रॉफिट मिला था मेरे ख्याल से। The importance of the direct access to paper trade was made clear by the fact that elsewhere the Europeans had to buy through Muslim middlemen would have to spend 10 times as much for the same amount of paper. Not surprisingly, other profit-seeking merchants of European nations were tempted to come to India and trade directly. अब क्या हो रहा है कि बेसिकली वास्को डा गामा 3 महीने बाद जब पोर्तुगीज लौटते हैं तो अपने साथ ब्लैक पेपर लेके जाते हैं।
और जब वो ब्लैक पेपर लेके जाते हैं तो यूरोप में वो सप्लाई करते हैं। तो यूरोपियंस को एक बात पता चल गई थी कि अगर अभी इस समय ये ब्लैक पेपर मुस्लिम मिडल मैन्स के साथ मुस्लिम मिडल मैन से ये ले रहे होते, क्योंकि पहले ये क्या करते थे, मुस्लिम मिडल मैन से लेते थे। अगर ये वही जिनको हमने पढ़ा था अरब इंटरमीडियरीज, अगर ये अरब के इंटरमीडियरीज से अभी भी ट्रेड कर रहे होते तो उन्हें इस सेम अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर के लिए कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता। बट अब क्योंकि इनके पास डायरेक्ट सी रूट था तो ये आराम से ट्रेड कर पा रहे थे। और जब ये बात पता चली तो यूरोप के कुछ लालची मर्चेंट्स, या हम कह सकते हैं कुछ चलाक मर्चेंट्स या प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स जो थे यूरोप के, अब वो चाहते थे कि उनको डायरेक्ट एक्सेस मिले इंडिया का और वो ट्रेड कर पाएँ।